Hello everyone, I'm back with another video and today's topic is hydrogen bonding यानी कि हाइड्रोजन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन के लिए, किस तरह के एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। पर्टिकुलरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो टाइप की होती है, आगे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है, ऑब्जर्व करा है और कई जगह ये क्वेश्चंस हमने सुने भी होंगे। जैसे क्वेश्चन है आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, यानी कि जो बर्फ होती है उसकी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। और इसी को हम अगर दूसरी भाषा में कहें, दूसरी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पानी पर जो बर्फ होती है वो तैरती है, तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका रीजन भी हम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, यानी कि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से। तो शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। आपने देखा होगा जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में हम इसे कहें तो हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो असल में होती क्या है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो मान लो कोई दो एटम जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है, एक है ए, एक है बी। तो ये जो दो एटम जुड़े हुए हैं, अगर ए और बी में से कोई एक एटम ज्यादा पावरफुल हो, मतलब उसके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी टेंडेंसी है कि जिस बॉन्ड से वो जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच सके। तो किसी एटम की वो टेंडेंसी, वो क्षमता कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो उसे अपनी तरफ खींच सके, वही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर क्या रोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही मेन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन का एटम है, छोटा सा एटम हाइड्रोजन का होता है, वो ऐसे एटम से बॉन्ड बनाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब असल में हो क्या रहा है देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है HF, एक है H2O और एक है अमोनिया, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमने पढ़ा है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। अच्छा, इसका एक ट्रेंड भी होता है, एक रूल होता है, एक ट्रिक है छोटी सी, FON&CN। इसको हम फोन कॉल से याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर क्लोरीन की। बाकी देखा जाए तो सारे हैलोजेंस बाकी एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं, लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में ये चार हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F। तो ये जो HF है यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H2O है यानी कि वाटर, और NH3 है यानी कि अमोनिया। तो इनमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में फर्क होने की वजह से इन दो एटम पर आ जाते हैं चार्ज। किस तरीके के चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे तो आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है अगर HF को देखें तो H और F, ठीक है, ये है इनके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड।
तो F पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और H पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से H2O और अमोनिया पर आएगा। अब ये हुआ एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके आगे मैं लिख दूं दूसरा मॉलिक्यूल HF का फिर से, तो इस पे भी होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे है हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है कि ये रहा H है ना, ये रहा F, तो ये H और F में एक अट्रैक्शन टाइप होता है। अट्रैक्शन टाइप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर H और F में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है ना, तो उसकी वजह से जो ये अट्रैक्शन हुआ वही बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। असल में ये एक बॉन्ड होता नहीं है, जैसे कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है उस तरीके से ये बॉन्ड होता नहीं है, ये बस एक तरीके का अट्रैक्शन होता है। किसके बीच? हाइड्रोजन के बीच और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच। तो होगा क्या, ये है एक HF का मॉलिक्यूल, ये है दूसरा HF का मॉलिक्यूल, ये है तीसरा, ऐसे ही कई सारे HF के मॉलिक्यूल ले, तो इस मॉलिक्यूल के फ्लोरीन में, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ऐसे ही इसके F में और इसके H में होगा अट्रैक्शन, और सिमिलरली यहाँ पर होगा अट्रैक्शन। अब ये जो हम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, आकर्षण बता रहे हैं, यही आकर्षण एक बॉन्ड की फॉर्म ले लेता है, लेकिन असल में बॉन्ड होता नहीं है, ठीक है। बॉन्ड की फॉर्म ले लेता है और इसे हम शो करते हैं डॉट से, ठीक है। तो ये जो डॉट से हम शो कर रहे हैं बॉन्ड, यही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो पूरा फेनोमेनन था, पूरी प्रोसेस थी या पूरी घटना थी, इसे ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन के बॉन्ड का बनना। तो ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है, यानी कि ऐसा क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पहली तो चीज है कि जो एटम है, मतलब हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है, वो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे हेलोजेंस हैं उनमें ब्रोमीन और आयोडीन भी आते हैं, उनका साइज कितना बड़ा होता है, तो हमें फर्क पड़ेगा साइज से। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो होना चाहिए साइज में छोटा, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। तो होता क्या है कि जो कंडीशन है वो क्या हुई कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो कम हो। जितना छोटा साइज होगा या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कितनी तरह की होती है। तो ये मेनली होती है दो तरह की, एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा, ठीक है। स्पेलिंग में भी फर्क है और बोलने में भी फर्क है। इसकी स्पेलिंग है INTER यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर, और इसकी है INTRA यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसे आप याद कैसे करोगे? इंटर का मतलब है दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तब होगी इंटर, और इंट्रा का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल में, यानी कि ऐसे समझ लो कि ये घर और ये घर आपस में पड़ोसी हैं और इनके बीच में है कोई रिश्ता, लेकिन जब एक ही घर में भाई बहनों में रिश्ता होता है तो वो हो गया इंट्रा। जो पड़ोसी के बीच रिश्ता है वो हो गया इंटर, और जो खुद के ही घर में रिश्ता है वो हो गया इंट्रा। तो अब इसे हम एग्जाम्पल से देखें, तो जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था HF वाला, ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं वाटर का। कैसे? जैसे मान लो ये है वाटर, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल वाटर का। तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे ही अगले में बन रहा होगा, और ऐसे ही इसकी पहले वाले ऑक्सीजन से बन रही होगी, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। वो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं?
इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बना के देखते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, ये है हमारा OH यानी कि फिनॉल का स्ट्रक्चर, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप। अब जैसे नाइट्रो ग्रुप कैसे बनाएंगे, नाइट्रो ग्रुप पे होते हैं 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और OH ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हुआ, जैसे ये हमारा एक ही तो मॉलिक्यूल था, अब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए इसे कहेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो है सैलिसिलिक एसिड का। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, देखो जब बेंजीन रिंग पर एडजेसेंट पोजीशन पर यानी कि बराबर पोजीशन पर एक OH लगा हो और एक COOH लगा हो, तब होती है हमारी सैलिसिलिक एसिड, तब हमारा बनता है। तो इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, इसके टाइप क्या होते हैं और इससे हमें किस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकती है, वो हमने पढ़ा। इसके बाद देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका असर क्या पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पहला है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या मतलब कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में है और किसी मॉलिक्यूल में नहीं है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने वाले में ज्यादा होगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें ज्यादा होगा। दूसरा असर होता है सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी मतलब कौन कितना ज्यादा घुल सकता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पे किस तरीके से होता है, मान लो अल्कोहल है और पानी है, ठीक है, तो अल्कोहल और पानी आपस में बहुत आसानी से घुल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कितना रेशियो में, मतलब कितना हमें पानी है कितना अल्कोहल है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है। वो किसकी वजह से बनता है, वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा और विस्कोसिटी भी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिलेगा। पहला है आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, क्यों, देखते हैं। देखो असल में आइस क्या है, आइस है तो वाटर ही है ना, मतलब उसका फॉर्मूला तो H2O ही है और वाटर का फॉर्मूला भी H2O है। तो आइस के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो असल में आइस एक सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, बर्फ हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये है H2O, ठीक है, ऐसे ही और H2O प्रेजेंट होंगे कई जगह, H2O और H2O, ऐसे ही बहुत सारे H2O चलते चले जा रहे होंगे। तो होगा क्या, आपस में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसकी इससे होगी, इससे होगी, फिर इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से होगी, ठीक है, इसकी भी एक और हाइड्रोजन से होगी, इसके बीच होगी, इसके बीच होगी, इनके बीच होगी। तो होता क्या है कि हर ऑक्सीजन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और या ये कह सकते हैं कि जो एक ऑक्सीजन है उसके चारों तरफ जो और एटम्स हैं, जो और मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, उनके भी हाइड्रोजन उससे जुड़े होते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि पिंजरा सा बन जाता है। और उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये फर्क पड़ता है
कि जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाती है तो डेंसिटी खुद ब खुद घट जाती है। क्यों? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमारी वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है तो जो डेंसिटी होगी वो घट जाएगी। इस वजह से इस टेट्राहेड्रल केज स्ट्रक्चर की वजह से, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल केज स्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। किससे? पानी से। अब इसी बात से हम जवाब दे सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का, जो कह रहा है कि आइस पानी पर फ्लोट करती है। क्यों नहीं करेगी भाई? जब हमने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि आइस की डेंसिटी कम है पानी से, तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगी। जिसका भी घनत्व कम होता है वो चीज ऊपर आ जाती है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो चीज नीचे आ जाती है। अच्छा, ऐसे समझो, अगर पानी में रेता डाले, है ना, तो पानी ऊपर ऊपर हो जाता है और रेता नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि रेते का जो घनत्व होता है, रेते की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है, इसलिए रेता नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज नीचे बैठ जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर आ जाती है। तो जब हमने प्रूव कर दिया कि आइस की डेंसिटी कम है पानी से, तो इस वजह से जो आइस है वो पानी पर ऊपर तैरती है। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद देखते हैं कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा क्या होता है कि जो पानी की डेंसिटी है, यानी कि पानी का घनत्व है, वो सबसे ज्यादा होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू हो जाती है ना। जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघलना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि जब जैसे जैसे हमारी आइस पिघलती है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, है ना। आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पानी के हैं उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, और उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे। तो जब हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। कैसे? जैसे मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अच्छे से सॉलिड स्ट्रक्चर में बंधे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी जो वॉल्यूम होगी वो कम होती जाएगी। अब जब वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इनवर्स रेशियो में होती है, यानी कि डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये तो हुआ कि वॉल्यूम कम हुई, डेंसिटी बढ़ गई। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते हैं तो एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है, और एक्सपेंशन होने की वजह से जो पानी की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो जाती है। तो यही थी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much.